Hello everyone, how are you all? I hope you all are perfectly fit and fine and आप अपनी स्टडीज़ भी रेगुलरली कंप्लीट कर रहे हैं बिकॉज एग्जामिनेशंस तो होने ही हैं एग्जामिनेशंस तो नहीं रुकने वाले हैं सो वाई टू वेस्ट टाइम जस्ट पासिंग इट अराउंड हियर एंड देयर व्हाई नॉट यूटिलाइज इट इन स्टडिंग। आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को ही फर्दर डिस्कस करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम इन डिटेल कि और क्या क्या डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पिछली वीडियो की अगर हम बात करें तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो कि NTA NET JRF एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो टोल्ड यू कि ईजी भी है एंड ऑल्सो आई हैड इंट्रोड्यूस्ड अब यू टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने डिस्कस किया था कुछ डेफिनेशंस जिसमें कुछ सेक्शंस हमने डिस्कस किए थे कि कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन में डिफाइंड है, एग्रीमेंट कहाँ डिफाइंड है, प्रॉमिस के सेक्शन में डिफाइंड है एंड एट द सेम टाइम इन टर्म्स की मीनिंग भी हमने डिस्कस कर ली थी एंड वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, किस ग्राउंड पे किस बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को किस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ये सब कुछ हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, डिफरेंट ऑफर्स क्या हैं, कासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर आई प्रोसीड विद द वीडियो लेट मी रिमाइंड यू, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's video and start the explanation. आज के पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है क्रॉस ऑफर्स। क्रॉस ऑफर्स क्या होते हैं? These include two offers made by parties to each other that are similar in nature but are made इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। क्या समझ में आया कि दो ऑफर किए गए, ऑफर यू कैन नॉट से कि ऑफर को हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कह सकते हैं। ऑफर मतलब एक्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड इट एज अ प्रपोजल, जब एक्चुअली कोई इनिशिएट कर रहा है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है किसी काम के लिए। तो क्रॉस ऑफर्स में दो डिफरेंट पर्सन्स यू कैन से कि एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोजल दे रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अनअवेयर हैं कि एक एक्स ने वाई को अप्रोच किया और वाई ने एक्स को अप्रोच किया, ये दोनों को नहीं पता है। दोनों एक टाइम पे एक साथ एक दूसरे को सेम ऑफर देते हैं, उसको हम क्रॉस ऑफर्स कह सकते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए कि मान लो सपोज अ पर्सन इज एक्स, उसने वाई को अपनी कार ऑफर की है 1 लाख में सेल करने के लिए, उसने एक लेटर लिखा है वाई को, ठीक है। अब वाई अनअवेयर है, उसको नहीं पता है कि एक्स ने उसको लेटर लिखा है। नाउ व्हाट हैपेंस कि वाई जो है एक्स को लेटर लिख रहा है कि वो उसकी कार 1 लाख में खरीदना चाह रहा है। वाई को नहीं पता है कि एक्स ने उसको लेटर लिखा है, वाई अनअवेयर है बिल्कुल, वो अपने बिहाफ पे लेटर लिख रहा है कि वाई जो है वो एक्स की कार 1 लाख में खरीदना चाह रहा है। अब देखो तो इस जो लेटर की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट भी सेम है कार, और जो प्राइस दोनों ऑफर करना चाह रहे हैं वो भी सिमिलर है, दैट इज 1 लाख। तो दोनों एक दूसरे के ऑफर से अनअवेयर हैं लेकिन ऑफर एक ही तरीके का कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। तो अब इस ऑफर को एग्रीमेंट या कह सकते हो इस ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक छोटा सा काम दोनों में से किसी एक को करना होगा, वो करना होगा एक्सेप्टेंस लेटर लिखने का। जब कोई भी एक पर्सन एक्सेप्टेंस लेटर लिख देगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस ऑफर्स, जब दो पार्टीज एक दूसरे को सेम टाइम पे सेम टर्म्स एंड कंडीशन, सेम ऑब्जेक्ट, सेम कंसिडरेशन को कंसिडर करके एक दूसरे के प्रपोजल से अनअवेयर होकर एक दूसरे को ऑफर देती हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफर्स के बारे में। स्टैंडिंग ऑफर्स क्या होते हैं? दीज कैन बी सेड एज द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर सब्जेक्ट टू specified terms and conditions where the principal is not obliged to order a specific number of or any services। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई एक पर्सन है एक्स, उसने एडवर्टीजमेंट दिया है टेंडर के लिए, राइट। अब एक अनदर पर्सन है वाई, उसने अप्लाई किया टेंडर के लिए और उसको वो टेंडर मिल भी गया। अब ये एक कह सकते हैं ये बट ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी चीज़ है कि जो भी ऑर्डर्स अब
एक्स देगा वो जेड को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक अंडरस्टूड सा फैक्ट है, और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये स्पेसिफाइड नहीं है कि वो क्या ऑर्डर्स होंगे या वो क्या डिमांड्स होंगी या क्या वो रिक्वायरमेंट्स होंगी जो एक्स प्रोवाइड करेगा, बट ये अंडरस्टूड है कि जो भी ऑर्डर्स होंगे वो जेड को फॉलो करने होंगे। तो ये होते हैं स्टैंडिंग ऑफर्स, ठीक। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। कुछ सेक्शंस मैंने कह सकते हो की वर्ड्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने इनको बनाया है, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये लीगल एस्पेक्ट्स हमारे सिलेबस में इसलिए नहीं डाला गया कि हम एडवोकेट बन जाएं या हम जज बन जाएं। हमें अपना एग्जामिनेशन क्लियर करना है। हर पर्सन का, हर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एक कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। अगर बिजनेस लॉ या लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जो चीज़ें एग्जाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो याद रखना हमें सिंपल सा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये किस सेक्शन में मेंशन्ड है, सेक्शन 11 में, ये याद रख लो, ठीक है। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिंपल वही बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पर्सन मेजर होना चाहिए, पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, जो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी डील में एंटर करने के लिए, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में भी आएंगी, ठीक। उसके बाद आता है कंसिडरेशन समथिंग इन वैल्यू। इसको जो एक टर्म है क्विड प्रो क्यू, इसको याद रख लेना कि इसको कंसिडर, इसका मतलब कंसिडरेशन ही होता है। ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्विड प्रो क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन कह सकते हो एनीथिंग दैट हैज सम मॉनेटरी वैल्यू, राइट। जो कि एक पार्टी, दो पार्टीज अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं तो एनी ऑफ द पार्टीज विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। नेक्स्ट इज कंसेंट, सेक्शन 13। कंसेंट का मतलब हो गया कि अप्रूवल। कोई आपको अपना कह सकते हो कि कोई पर्सन रेडी है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब ये जो कंसेंट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स, ठीक है। अब ये भी जो चीज़ें हैं ना, माइट बी पॉसिबल कि ये आपसे मीनिंग पूछ सकता है, ठीक है। वैसे तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, यू आर नॉट दैट लकी, बट स्टिल यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। तो कंसेंट जो मेंशन होता है वो होता है सेक्शन 13 में। इट शुड बी फ्री फ्रॉम कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब होता है जब किसी को ज़बरदस्ती कंपेल किया जाता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। बेसिकली फोर्सिंग अ पर्सन इज कोअर्जन। अनड्यू इन्फ्लुएंस में यू कैन अंडरस्टैंड डोमिनेटिंग द विल ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी की कोई और थॉट प्रोसेस है, किसी का कुछ और बिलीफ है, कुछ और वो कुछ और बिलीव करता है, कुछ और चाहता है, लेकिन some other person who is of a authoritative nature is actually dominating the will of that other person. फिर आता है fraud. It's very very obvious when you are actually involving into false representation of facts, वो fraud में आएगा. मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कि बाय नो इंटेंशन, गलती से, मतलब कह सकते हो इनोसेंटली ये चीज़ हो गई आपसे कि आपको कुछ और लिखना था और आपने कुछ और लिख दिया, आपने कुछ और प्रेजेंट कर दिया. मिस्टेक इज यू कैन से एन एरर, राइट, जो कि इट माइट हैपन बाय एनीवन. उसके बाद जो टर्म है हमें जो समझना है वो है रेस्टिट्यूशन, जो कि सेक्शन 64 और 65 में मेंशन्ड है. रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटर्न और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स. फिर आता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि मेंशन है सेक्शन 31 में. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का सिंपल सा मतलब है कि कोई एक इवेंट होगा या नहीं होगा उसके बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट एग्जांपल्स है हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. फिर है वेजरिंग एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 30 में मेंशन्ड है. वेजरिंग एग्रीमेंट ऐसे कह सकते हो जैसे गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब आएगा हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट में. फिर है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आएगा सेक्शन 37 में. अभी परफॉर्मेंस दो तरह से हो सकता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस तब होगा जब किसी पर्सन ने ऑफर दिया और उसका ऑफर मतलब श्योर शॉट है कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा. वेरएज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को जैसे हम टेंडर की बात करें तो वो हो सकता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में कि जो पर्सन एक्चुअली जो प्रॉमिसर है वो ये गारंटी नहीं ले रहा है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रूव हो ही जाएगा. नेक्स्ट है डेवोल्यूशन. डेवोल्यूशन का मतलब पासिंग इट ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद है असाइनमेंट, ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज टू अ थर्ड पार्टी. किसी थर्ड पार्टी को जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज हैं वो असाइन कर देना, ठीक है. पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देना कैन बी अंडरस्टूड एज असाइनमेंट. उसके बाद आता है नोवेशन, जो कि सेक्शन 62 में मेंशन्ड है. इसका मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन.
सबमिशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, जो आपका बेसिक कॉन्ट्रैक्ट था, उसको सबमिट करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। सब्स्टिट्यूशन के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे मान लो कि आपको कोई लॉस सफ़र करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन और बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ सम अदर पर्सन। तो अल्टीमेटली अगर आप मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में आपने अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर करा रखी है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी, बट एट द सेम टाइम the company will be approaching the person the one with whose fault you have actually suffered the loss. फिर आता है rescission 60 सेक्शन 62 में rescission that is cancellation by one or all the parties। किसी एक पार्टी या सारी पार्टी जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया। ऑल्टरेशन सेक्शन 62 में ही है, यानी कि नो चेंज टू पार्टीज इन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी चेंज अलाउड नहीं है किसी न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर आते हैं रेमिशन सेक्शन 63, उसका मतलब हो गया एक्सेप्टेंस, और वेवर का मतलब हो गया रिलीजिंग अ पर्सन ऑफ ऑब्लिगेशन। जो भी ऑब्लिगेशन है किसी पर्सन के अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट उसको रिलीज कर देना, उसको फ्री कर देना। उसके बाद बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज? डिस्चार्ज का मतलब टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग टू एन एंड। ये इन तरीक़ों से हो सकता है। पहला है बाय परफॉर्मेंस, दूसरा है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से। उसके बाद बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई लीगल रूल या किसी लॉ की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व थी, जो भी टास्क उन्हें परफॉर्म करने थे वो आइदर ऑफ द पार्टीज और ऑल ऑफ द पार्टीज इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल फॉर देम टू एक्चुअली परफॉर्म इट। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स एक्चुअली ब्रेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एनी ऑफ द मिसकंडक्ट्स। और बाय लैप्स ऑफ टाइम, एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था स्टिपुलेटेड वो एंड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो लैप्स हो चुका है। सो ये तरीके हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के: परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लैप्स ऑफ टाइम। दिस कैन बी a form in which the question can be asked कि ये कुछ methods दी होंगे और पूछा होगा आपसे कि किस तरीके से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप जो लोग नेट का एग्जाम देते हैं उनको बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द रेमेडीज फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या रेमेडीज हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहला है रिसिशन, दैट मीन्स अभी हमने पढ़ा था कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली इट हैज़ बीन ब्रोकन बाय मिसकंडक्ट और बाय फॉल्ट ऑफ एनी और ऑल ऑफ द पार्टनर्स। तो सबसे पहला है रिसिशन, दैट इज कैंसिलेशन, ठीक है। सारे पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर मिलके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। ये रेमेडीज हैं। उसके बाद है सूट फॉर डैमेजेस, जो भी डैमेजेस हो रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेक होने की वजह से, उसके लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं उसके लिए अवेलेबल होंगी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देन सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट का स्टे ऑर्डर, वो होता है इंजंक्शन। उसके बाद है सूट अपॉन क्वांटम मेरियट। क्वांटम मेरियट का मतलब जितना भी अर्न किया होगा अब तक उस कॉन्ट्रैक्ट से उतना विल बी एक्चुअली यूज्ड बाय द पीपल हु हैव एक्चुअली एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डिफरेंट रेमेडीज हैं। अगेन क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कासी कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा समझ लो, सिंपल वर्ड्स में अगर समझना है तो यू कैन से इट एज आधा अधूरा कॉन्ट्रैक्ट, राइट। You can look at your screens, it's written: the essentials of the formation of a contract are missing. It is mainly an obligation imposed by law upon a person for the benefit of the other even in the absence of a contract। मतलब बेटर वे में समझो तो ज़बरदस्ती कह सकते कि किसी के ऊपर थोपा गया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। द पर्सन इज एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड और इज एक्चुअली नॉट विलिंग टू एंटर इनटू इट, बट बाय लॉ और बाय एनी अदर लीगल फॉर्मेलिटी, रूल और रेगुलेशन किसी एक चीज़ की वजह से ना कोई एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, राइट। जबकि कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स है ना कि वो कंसेंट उसका शुड बी फ्री फ्रॉम कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड ऑल, अपना इट शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंगनेस ऑफ द पार्टीज हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इन सब के बावजूद भी द पर्सन हैज़ टू एंटर इनटू द
कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ये हो जाता है हमारा कासी कॉन्ट्रैक्ट। अब राइट्स क्या अवेलेबल है अंडर कासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये देख लेते हैं। सबसे पहला है टू रिकवर द प्राइस ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड, जो कि सेक्शन 68 में आता है। जैसे मान लो, इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कोई एक इंसेन पर्सन है, उसकी टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्सन एंड द फैमिली, द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन गिवन टू यू। सो अल्टीमेटली जो भी प्राइस आप लगा रहे हो, जो भी एक्सपेंसेस आप आप कर रहे हो, वो सारा प्राइस आप रिकवर कर सकते हो। दिस इज मेंशन इन सेक्शन 68। उसके बाद रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, whatever money you are paying for some other person can also be recovered. This is under section 69. Then recover from non gratuitous act, that is mentioned in section 6, that is mentioned in section 70. Gratuitous act क्या होता है? Basically you can say that it is done without any good reason and it is usually harmful, right? कह सकते हैं किसी चीज़ को अच्छे रीज़न की वजह से ना करके कुछ ऐसा जिससे किसी ना किसी को हार्म हो जाए, वो हो जाता है ग्रेटिट्यूस एक्ट। तो जो भी नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट है, मतलब कि कुछ भी ऐसा जो आपने हार्मफुल तरीके से ना किया हो, जिसकी वजह से किसी को और को कोई हार्म ना हो रहा हो, तो उन सारे एक्ट्स की पे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप रिकवर कर सकते हो। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर कोई गुड्स दे आर एक्चुअली मिसिंग, तो जो भी the person who has actually found the goods will be responsible for whatever benefits are available under him, that is mentioned in section 71. उसके बाद लास्ट है हमारा टू रिकवर फ्रॉम अ पर्सन टू whom money is paid or good is delivered by mistake or under coercion, that is mentioned in section 72. अगर किसी के पास गलती से कुछ पैसे चले गए या कुछ गुड्स चला गया हमारा, तो उससे वो गुड्स या उससे वो पैसे रिकवर कराना, ये मेंशन है सेक्शन 72 में। सो आई जस्ट होप कि आज का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो गया होगा। Next video I'll be covering the other relevant topics of Indian Contract Act itself. This is quite big and I just hope in 1 or 2 more videos this will be complete. So again, a reminder, please like and subscribe the channel, share the channel as well, and be regular with the channel for all the latest updates. Till then, take care. Thank you.